आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं सजीवों में प्रजनन, क्योंकि हमारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए और भी जहाँ पे भी बायोलॉजी सब्जेक्ट पूछी जाती है तो बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। उसी में आज हम बात कर लेते हैं अपना जो नया टॉपिक है सजीवों में प्रजनन। देखो, प्रजनन के बारे में बात करते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो प्रजनन है एक जैविक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया होती है जिससे जीवधारी अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है। जिससे जीवधारी अपने जैसे संतति को क्या करता है? उत्पन्न करता है। प्रजनन दो प्रकार का होता है, यानी कि प्रजनन में क्या होता है कि एक जीवधारी जो होता है वो अपने जैसे क्या करता है? संतति को उत्पन्न करता है। प्रजनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रजनन कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का प्रजनन होता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा अनुपस्थिति में, तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि संतति की उत्पत्ति जो होती है वो एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ, किसके द्वारा? युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति हो। यानी कि इसमें जो अलैंगिक जनन होता है उसमें क्या है? युग्मक की भागीदारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जनन कैसा कहलाता है? जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि इसमें युग्मक की जो उपस्थिति होती है, युग्मक निर्माण की जो भागीदारी होती है वो एब्सेंट होती है मेनली। तो उत्पन्न संतति एक दूसरे के समान वयस्क जनकों से भी बिल्कुल क्या होती है? प्रतिकृति होती है। यानी कि सेम ही जो संतति होती है, जो कि जनरेशन जो होती है वो एक दूसरे के समान होती है पहली बात तो, और अपने जनकों, जो जनक होते हैं, अपने जो पैतृक जनक होते हैं उनके बिल्कुल प्रतिकृति होती है, मतलब बिल्कुल सेम होता है उनके। ठीक है, तो ये विधियों के बारे में बात करें तो जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं उसमें एक तो बाइनरी फिजन आता है, द्विविखंडन जिसको बोलते हैं अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम, अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम। बहुविखंडन यानी कि अमीबा और प्लाज्मोडियम। मुकुलन, बडिंग में आता है स्पॉन्जिला। क्या आता है? स्पॉन्जिला। विखंडन या फ्रेगमेंटेशन में स्पंजीज और सीलेंट्रेट्स आते हैं, स्पंजीज आते हैं, सीलेंट्रेट्स आते हैं। लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे हैं तो संतति की उत्पत्ति दो जनकों के द्वारा युग्मक निर्माण के सहित होती है। जब संतति की जो उत्पत्ति होती है वो दो जनकों के द्वारा युग्मक निर्माण के सहित होती है। चार प्रक्रियाएं होती हैं इसमें। ठीक है, युग्मक निर्माण, निषेचन, जाइगोट का बारंबार विभाजन भ्रूण बनने हेतु, और भ्रूण की नए जीवधारी में वृद्धि। ठीक है, तो लैंगिक जनन के बारे में बात करें तो संतति की जो उत्पत्ति होती है वो दो जनकों के द्वारा होती है और युग्मक निर्माण के सहित होती है। यानी कि दो जनकों के अलग अलग गैमेट्स होते हैं, जो युग्मक होते हैं वो मिल करके निषेचन की प्रक्रिया होती है और तब वो लैंगिक जनन कहलाता है। चार प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। पहले तो युग्मक निर्माण होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा? मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होगा? युग्मक निर्माण होगा। फिर होगा गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो निषेचन होगा, यानी कि दो युग्मकों का क्या होगा? संलयन होगा, और जाइगोट का बारंबार विभाजन होगा। फिर जो निषेचन के पश्चात जो दो युग्मकों का संलयन से जाइगोट बनेगा और जाइगोट का बारंबार विभाजन होगा, फिर बारंबार विभाजन होगा, यानी कि डिविजन्स होंगे उसमें कंटिन्यूसली। उसके बाद वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा भ्रूण, और भ्रूण जो होगा वो नए जीवधारी में वृद्धि करेगा। भ्रूण फिर नए जीवधारी जो होती है उसकी वृद्धि करता है। ठीक है, तो इस तरह से लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। लैंगिक जनन से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उसमें एक तो होती है निषेचन पूर्व घटना है। निषेचन पूर्व में एक तो नर व मादा युग्मकों की संलयन निषेचन से पूर्व होता है। देखो, नर व मादा युग्मकों का जो संलयन होता है वो निषेचन से पूर्व होता है। ठीक है, और एक होता है युग्मक जनन, यानी कि युग्मक कैसे होते हैं? गैमीटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी कि गैमीट का जेनेसिस कैसे होता है? गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है, युग्मक नर युग्मक कहलाता है शुक्राणु और मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु या अंड। ठीक है, अब एक्सोगेमी के बारे में बात करते हैं तो एक्सोगेमी दो विभिन्न जीवधारियों के क्या दो विभिन्न जीवधारियों के युग्मकों का संलयन, दो विभिन्न जीवधारियों के युग्मकों का संलयन, ये कहलाता है एक्सोगेमी। क्या कहलाता है? एक्सोगेमी कहलाता है। एंडोगेमी यानी कि संलयित होने वाले युग्मक एक ही जनक के होने चाहिए। एंडोगेमी यानी कि संलयित होने वाले जो युग्मक हैं वो एक ही जनक के। ठीक है,
एक्सोगेमी, दो विभिन्न जीवधारियों की युग्मकों का संलयन होता है एक्सोगेमी में। एंडोगेमी में संलयित होने वाले युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ही जनक के होते हैं एंडोगेमी में। एक्सोगेमी में दो विभिन्न जीवधारियों के युग्मकों का संलयन होता है, और एंडोगेमी में संलयित होने वाले जो युग्मक होते हैं वो एक ही जनक के होते हैं। तो इसको बोलते हैं एंडोगेमी और एक्सोगेमी। निषेचन क्या होता है, दो युग्मकों का द्विगुणित जाइगोट बनने तक भिन्न हेतु संपूर्ण एवं स्थायी संलयन जो होता है उसको बोलते हैं सिंगेमी। क्या बोलते हैं, संलयन जो होता है उसको बोलते हैं सिंगेमी। ठीक है, सिंगेमी। जो निषेचन पश्च जो घटनाएं होती हैं, अब निषेचन से पहले तो ये घटनाएं पड़ी थी, लेकिन निषेचन के बाद में क्या होता है, युग्मक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अनिषेक जनन के बारे में। अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। देखो, एक अंडज का बिना शुक्राणु के निषेचन हुए एक संपूर्ण जीवधारी का जो निर्माण होता है, एक अंडज का बिना शुक्राणु के निषेचित हुए यानी कि शुक्राणु के बिना ही निषेचन के एक संपूर्ण जीवधारी का जो निर्माण हो रहा है बिना निषेचन के, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में नहीं मिल रहे हैं, उनका युग्मन नहीं हो रहा है, और बिना ही निषेचन के, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, बिना निषेचन के जब एक संपूर्ण जीवधारी का निर्माण हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पार्थिनोजेनेसिस। एक तो होती है प्राकृतिक अनिषेक जनन, एक होता है कृत्रिम अनिषेक जनन। प्राकृतिक में कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस और इनकम्प्लीट। देखो, कंप्लीट तो केवल मादाओं द्वारा प्रदर्शित होती है, जैसे कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, जैसे कि लेसर्टा सेक्सिकोला, आर्मोनियका, रॉक लिजार्ड होती है ये लेसर्टा सेक्सिकोला, ये ध्यान रख लेना। इसमें क्या पाई जाती है, पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस जिसमें लैंगिक व अनिषेक जनन दोनों प्रेजेंट होते हैं। लैंगिक जैसे मधुमक्खी, लैंगिक जनन भी प्रेजेंट होता है और अनिषेक जनन भी प्रेजेंट होता है इनकम्प्लीट में। जैसे कि मधुमक्खी के निषेचित जो अंडे होते हैं और रानी तथा श्रमिक में तथा अनिषेचित जो अंडे ड्रोन द्वारा उत्पन्न, अनिषेचित जो अंडे होते हैं वो तो किसके द्वारा, ड्रोन के द्वारा। ड्रोन क्या होते हैं, नर होते हैं, मधुमक्खियों में ड्रोन को, नर को बोलते हैं ड्रोन। और ये अनिषेचित जो अंडे होते हैं वो ड्रोन उत्पन्न करते हैं, जबकि रानी और श्रमिक जो होती है वो लैंगिक जनन करती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मानव प्रजनन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्राथमिक जननांग देखो, नर और मादा के, नर में होते हैं वृषण और मादा में होते हैं अंडाशय। ठीक है, प्राथमिक जननांग के बारे में बात करें तो नर में होते हैं वृषण और मादा में क्या होते हैं, अंडाशय होता है। मादा में ओवरी होता है, नर में जो होते हैं टेस्टिस होती है। नर जनन तंत्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले वृषण कोश यानी कि सिक्रोट्रम जो होता है, सिक्रोटम बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे सिक्रोटम। वृषण कोश जो होते हैं वो अतिरिक्त उदरीय थैली यानी कि जो उदरीय थैली होती है उसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त उदरीय थैली जो कि दोनों वृषणों को क्या करती है, रखती है, और इसकी स्थिति तथा इसकी पेशियों का संकुचन वृषणों के तापमान को नियंत्रित करता है। क्यों, देखो, इसकी स्थिति जो होती है और इसकी जो पेशियों का संकुचन होता है, कौन सी पेशियों में संकुचन पाया जाता है, और जो कि वृषणों के जो टेस्टिस होती है उसके तापमान को नियंत्रित करती है। सामान्य शुक्राणु उत्पादन हेतु आंतरिक तापमान जो आंतरिक शरीर तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री कम होता है, तापमान की आवश्यकता कम होती है, यानी कि जो शरीर का तापमान होता है उससे 2 से 3 डिग्री जो तापमान होता है वो कम चाहिए होता है टेस्टिस के लिए। तो इसलिए, और यहाँ पे जो इन सबको तो इसीलिए ये अतिरिक्त उदरीय थैली में प्रेजेंट होते हैं वृषण। और क्या होता है, कुछ पेशियों का संकुचन वृषणों के तापमान को नियंत्रित करता है, और ये कौन सी पेशियाँ होती हैं, क्रीमेस्टर और डार्टोस्पेशिया, क्रीमेस्टर और डार्टोस्पेशिया प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इस यहाँ, ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। जो वृषण होते हैं उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। वृषण जो होते हैं वो आंतरिक कक्ष यानी कि वृषण पालियाँ। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में बात करें तो वृषण होता है, आंतरिक कक्ष होता है, वृषण पालियाँ इसमें प्रेजेंट होती है। आंतरिक कक्ष होता है, वृषण पालियाँ इसमें प्रेजेंट होती हैं। वृषण पालियाँ इसमें प्रेजेंट होती है, और प्रत्येक वृषण पाली जो होती है उसमें 200 से 250 पालिकाओं से बने होते हैं। वृषण जो होते हैं उसमें एक वृषण में कितना 200 से 250 पालियाँ
से मिलकर के बने होते हैं। प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? 1 से 3 क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं और वृषण जालक फॉर्मेशन करती हैं और वृषण जालक संलेत होकर के 10 से 20 अपवाही नलिकाएं, 10 से 20 कितनी? 1 से 3 शुक्राणु जनन नलिकाएं होती हैं प्रत्येक पाली में और ये जो वृषण जालक फॉर्मेशन करती है और जालक संयोजित होकर के, ये जाल जो होता है वो संयोजित होकर के 10 से 20 अपवाही नलिकाएं बनाते हैं। कितनी अपवाही? 10 से 20 अपवाही नलिकाएं बनाती हैं और शुक्राणु अपवाही नलिकाएं जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुक्राणु अपवाही नलिकाएं बोलती हैं, जो कि सामान्य नलिकाओं में जाकर के खुलती हैं। जो कि कहाँ खुलती हैं? सामान्य नलिकाएं जो होती हैं उसमें जाकर के खुलती हैं, जो अत्यंत कुंडलित होकर के अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमस बनाती हैं और अत्यंत कुंडलित होती हैं और बाद में ये क्या बनाती हैं? एपिडिडाइमस बनाती हैं, अधिवृषण बना लेती हैं। और जो एपिडिडाइमस होता है, अधिवृषण जो होता है, वो शुक्राणुओं के कार्यात्मक परिपक्वन के लिए उत्तरदायी होता है। शुक्राणुओं के कार्यात्मक परिपक्वन के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ स्रावी कोशिकाएं शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य के अंतराली अवकाश में पाई जाती हैं और जिन्हें अंतराली कोशिकाएं या लीडक कोशिकाएं कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करती हैं। कुछ स्रावी कोशिकाएं शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य के शुक्राणुओं के कार्यात्मक परिपक्वन के लिए उत्तरदायी होता है एपिडिडाइमस। कुछ स्रावी कोशिकाएं शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य के अंतराली अवकाश में पाई जाती हैं, जो शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य के अंतराली अवकाश में पाई जाती है और जिन्हें अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं या फिर लीडिक कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रजनन नलिकाओं के मध्य में कुछ अंतराली अवकाश पाए जाते हैं और जिन्हें अंतराली कोशिका या फिर लीडिक कोशिकाएं कहते हैं और जो कि टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करती है। क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन को क्या करती है? स्रावित करती है। लीडिक सेल्स जो होती है वो वृषणीय हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण व श्रवण करती हैं। एंड्रोजन का संश्लेषण व श्रवण करती हैं। ठीक है, लीडिक सेल्स यानी कि वृषणीय हार्मोन, ठीक है, एंड्रोजन का संश्लेषण व श्रवण करती है। क्या करती है? एंड्रोजन का संश्लेषण व श्रवण करती है। वृषणीय हार्मोन होता है लीडिक सेल्स, जो कि एंड्रोजन का संश्लेषण और श्रवण कहाँ से होता है? एंड्रोजन वही टेस्टोस्टेरोन का श्रवण और संश्लेषण होता है। शुक्रजनन नलिकाओं के बारे में बात करें तो सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिकाएं। शुक्रजनन नलिकाएं वे स्थल जहाँ शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। वे शुक्रजनन नलिकाएं वे स्थल जहाँ पे क्या होते हैं? शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं शुक्रजनन कोशिकाएं या कि स्पर्मेटोजेनेटिक शुक्रजनन कोशिकाएं या स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बाल्यावस्था में निष्क्रिय और यौवनावस्था में सक्रियता से शुक्राणु निर्माण करती है। ठीक है, शुक्रजनन कोशिकाएं या स्पर्मेटोजेनिक जो सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होती हैं बाल्यावस्था में निष्क्रिय और यौवनावस्था में सक्रियता से शुक्राणु निर्माण करती हैं। ये जो स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स होती हैं वो शुक्रजनन कोशिकाएं जो होती हैं वो बाल्यावस्था में निष्क्रिय होती है लेकिन यौवनावस्था में सक्रियता से शुक्राणु निर्माण करती हैं। और सर्टोली कोशिकाओं के बारे में बात करें, नर्स सेल्स जो होती हैं, नर्स सेल्स भी बोलते हैं सर्टोली कोशिकाओं को। तो 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, शुक्रजनन नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जहाँ पे शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वहाँ पे 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक तो होती है शुक्रजनन कोशिका और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स शुक्र नलिका में शुक्रजनन के मध्य में स्थित होती हैं और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। इनहिबिन और एंटीमुलेरियन हार्मोन का स्रावन करती हैं। कौन सा हार्मोन? इनहिबिन और एंटीमुलेरियन हार्मोन का भी स्रावन करती हैं। क्षतिग्रस्त या मृत शुक्राणु कोशिका का भक्षण करती हैं। क्षतिग्रस्त या मृत शुक्राणु कोशिका का क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। शुक्र जनन के बारे में बात करें, शुक्र जनन के बारे में बात करें या स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करें, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुओं का निर्माण वृषण की शुक्रवाहिनी वृत्ति में होता है। किस में होता है? शुक्रवाहिनी वृत्ति में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो वृषण की किस में होता है? शुक्रवाहिनी वृत्ति में होता है। वयस्क नर प्रतिदिन 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 शुक्राणुओं को प्रतिदिन उत्पन्न करता है। ठीक है, और अधिवेशन के बारे में बात करें तो अधिवेशन यानी कि एपिडिडाइमस शुक्रवाहिनी जहाँ पर ये परिपक्व होते हैं। क्या? जो स्पर्म जो होते हैं, जो ये शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं और संग्रहित रहते हैं कहाँ पे? अधिवेशन में, एपिडिडाइमस में। ठीक है, अब कैसे होती है ये शुक्रजनन की प्रक्रिया? देखो, सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्राणु मात्र कोशिका होती है। शुक्राणु मात्र कोशिका जनन करती है और जनन से वो जनन कोशिका में जनन कोशिका क्या है? आपस फिर वृद्धि करती है।
स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु मात्र कोशिका या फिर इसी को बोलते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, ठीक है। और फिर जो ये स्पर्मेटोगोनिया होती है इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होने के बाद ये क्या बनाती है, प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका का निर्माण करती है। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है पहले। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो समसूत्री विभाजन होंगे तो क्या बनेगा, स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि 44+XY होता है ये स्पर्मेटोसाइट्स। फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, यानी कि मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि 22+X 22+Y, यानी कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। स्पर्मेटोसाइट्स अर्धसूत्री फर्स्ट इसमें होता है और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिका फॉर्मेशन करती है, यानी कि सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट होता है जो कि अर्धसूत्री होता है। यहाँ पे समसूत्री हो रहा था, यानी कि उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा था। यहाँ अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री में आधे हो जाते हैं गुणसूत्री, यानी कि 22+X 22+Y इस तरह से होंगे। ये स्पर्मेटोसाइट जो होता है बनने वाली जो स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट से ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर अर्धसूत्री सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड होकर के दो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। दो स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड आकृति में बदलाव होता है और ये स्पर्मेटोजेन यानी कि प्रोसेस जो बोलती है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म का जेनेसिस यानी कि स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन लेडिक कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। लेडिक कोशिकाएं कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो वृषण जो होता है उसकी जो सर्टोली सेल्स होती हैं उसके उसी में प्रेजेंट होती हैं लेडिक कोशिकाएं। लेडिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावण होता है टेस्टोस्टेरोन का और इसका कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। AVP स्रावण हो तो यानी कि AVP का स्रावण भी होता है टेस्टोस्टेरोन के द्वारा और इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। यह अत्यधिक अल्प मात्रा में यानी कि 30 नैनोग्राम पर ml में भ्रूण में भी स्रावित होता है। किस में स्रावित होता है, भ्रूण जो होता है उसमें भी स्रावित होता है, ताकि वृषण जो होते हैं वो उदर से वृषण कोश में अवरोहित हो सके, यानी कि उदर जो पेट होता है, उदर जो होता है उदर से वो कहाँ पे आ जाए, वृषण कोश में आ जाए। इसकी वजह से ये भ्रूण में भी हल्का सा स्रावित होता है। नर में देखो, नर में अतिरिक्त वृषणीय जो जनन अंग होते हैं, अतिरिक्त वृषणीय जनन तंत्र नलिकाएं जो होती हैं, देखो एक तो होते हैं अतिरिक्त वृषणीय जनन तंत्र नलिकाओं के बारे में बात करें तो एक तो होता है एपिडिडाइमस यानी कि अधिवेशन। 3 भाग होते हैं इसके, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा, यानी कि ऊपरी भाग होता है कैपुट और उसके बाद मध्य भाग होता है कॉर्पस और लास्ट भाग होता है कॉडा, यानी कि कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। ये शुक्राणुओं का अधिक से अधिक 1 माह तक संग्रह कर सकते हैं। शुक्राणुओं का अधिक से अधिक 1 माह तक क्या करते हैं, संग्रह कर सकते हैं। यहाँ शुक्राणुओं का कार्यात्मक परिपक्वन होता है। शुक्राणु जो होते हैं उनका क्या होता है, कार्यात्मक परिपक्वन होता है अधिवेशन में, एपिडिडाइमस में। उसके बाद होता है शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस जिसको बोलते हैं। दोनों शुक्रवाहिनी मूत्र नली के चारों ओर कुंडलित होती हैं और फैल करके एम्पुला का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, एम्पुला का। दोनों शुक्रवाहिनी मूत्र नली के चारों ओर कुंडलित होती हैं और वो फैल करके क्या, एम्पुला का निर्माण करती हैं। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी। एक सहायक जनन ग्रंथि है। सहायक जनन ग्रंथियों में एक तो होता है शुक्राशय और एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसाइकल जिसको बोलते हैं। सेमिनल वेसाइकल शुक्राशय जो होता है सेमिनल फ्लूइड स्रावित करता है, जिसमें फ्रुक्टोज बहुतायत से मिलता है। क्या मिलता है, फ्रुक्टोज जो होता है वो बहुतायत से मिलता है। फ्लोरिजन, फैब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करें तो शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। शुक्राणु को क्या करता है, सक्रिय करता है। स्राव में कैल्शियम फॉस्फेट रक्त स्कंदन एंजाइम एवं पूर्व फैब्रिनोजन पाया जाता है। इसके जो स्राव होता है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट रक्त स्कंदन एंजाइम और पूर्व फैब्रिनोजन जो होता है वो पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं शुक्राणु की जो संरचना होती है उसके बारे में। तो जो शुक्राणु की संरचना होती है इसके भाग होते हैं शीर्ष, मध्य और पश्च। यानी कि शीर्ष भाग होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अपकटनी एंजाइम लाइजन भरे होते हैं। यहाँ पे अपकटनी जो एंजाइम होते हैं, लाइजन जो होते हैं वो भरे होते हैं।
भरे रहते हैं। मध्य भाग और पश्य मध्य भाग होता है, उसके बाद पश्य पूंछ भाग होता है। ठीक है, तो 3 भाग पाए जाते हैं। मध्य भाग जो होता है इसका, तो पहला तो होता है जो अग्रभाग होता है यानी कि शीर्ष भाग होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे अपकटनीय जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा होता है पश्य पूंछ वाला जो भाग होता है। उसके बाद है मध्य भाग यानी कि प्रेजेंट ग्रीवा, इसमें ग्रीवा प्रेजेंट होती है यानी कि नेक जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें समीपस्थ तारक केंद्र तथा दूरस्थ तारक केंद्र होते हैं। यानी कि एक तो समीपस्थ तारक केंद्र होता है, एक दूरस्थ तारक केंद्र होता है, जिसमें एक अक्षीय तंतु तारक केंद्र के बिल्कुल पीछे से आरंभ होता है। एक अक्षीय जो तंतु होता है वो तारक केंद्र जो होता है उसके बिल्कुल पीछे से आरंभ होता है, मध्य भाग से गुजरता है और पूंछ तक विस्तृत रहता है। क्या? अक्षीय तंतु। बिंदु जहाँ पर मध्य भाग पूंछ से मिलता है, मध्य भाग जो होता है वो पूंछ से जहाँ पे मिलता है, अक्षीय तंतु या एक वलयाकार संरचना से गुजरता है और उस वलयाकार संरचना को बोलते हैं एन्युलस। ठीक है, अक्षीय तंतु का वह भाग जो मध्य भाग में स्थित होता है, अक्षीय तंतु का वह भाग जो कि मध्य भाग में स्थित होता है, एक सर्पिल आच्छद से घिरा रहता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से बनी होती हैं। यानी कि मध्य भाग में क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, एक सर्पिल आच्छद से घिरा रहता है इसका मध्य भाग। अक्षीय तंतु का वह भाग जो कि मध्य भाग में स्थित होता है, अक्षीय तंतु, और सर्पिल आच्छद से घिरा रहता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया से जो कि बना हुआ होता है। मध्य भाग में 9+2+2 व्यवस्था यानी कि अर्थात केंद्रीय तंतु का युग्म जो कि 9 युग्मों से घिरा रहता है, जो कि 9 युग्मों से क्या होता है? घिरा रहता है। केंद्रीय युग्म के चारों तरफ एक वलय बनाते हैं, केंद्रीय युग्म के चारों तरफ एक वलय बनाते हैं। ठीक है, मध्य भाग में 9+2+2 व्यवस्था, अर्थात केंद्रीय तंतु का युग्म जो कि 9 युग्मों से घिरा होता है, केंद्रीय युग्म के चारों तरफ एक वलय बनाते हैं। ठीक है, मध्य भाग में 9+2+2 व्यवस्था होती है। ठीक है, 9 युग्मों से घिरा होता है और केंद्रीय युग्म के चारों ओर एक वलय बनाते हैं। मूंछ के समीपस्थ जो भाग होता है, मूंछ का ही बोल रही हूँ, पूंछ, इसकी जो टेल होती है, टेल के समीपस्थ जो भाग होता है केवल 2 प्रोटीन तंतुओं का आच्छादित होते हैं, 2 प्रोटीन तंतुओं से आच्छादित होते हैं। पूंछ के अंतिम भाग में प्रोटीन का आच्छाद नहीं होता है। पूंछ का जो अंतिम भाग होता है उसमें प्रोटीन का आच्छद क्या होता है? नहीं होता है। प्रोटीन जो होती है उसका आच्छद नहीं पाया जाता है, इसलिए इसकी जो टेल की व्यवस्था होती है वो होती है 9+2। मध्य भाग में 9+2+2 और जो कि टेल होती है 9+2 की व्यवस्था इसमें पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं शुक्र जनन जो होता है। शुक्र जनन जो होता है उसका क्या होता है? हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है? एक तो होता है हार्मोन FSH। FSH शुक्र नलिका में सर्टोली कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। शुक्र नलिका में क्या होती है? सर्टोली सेल्स जो होती है, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। FSH के बारे में बात करें तो FSH में शुक्र नलिका में सर्टोली कोशिकाओं पर ही प्रेजेंट होता है। शुक्र नलिकाओं में सर्टोली कोशिकाओं पर प्रेजेंट होता है FSH, और विभिन्न शुक्रजनन पदार्थों यानी कि एंड्रोजन बंधन कारक जो प्रोटीन होती है उसके स्राव को क्या ये कराता है। ठीक है, यानी कि शुक्र जनन में हेल्पफुल होता है नर्व में FSH। AVP होता है, AVP क्या करता है? शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन का सांद्रण जो होता है उसको बढ़ा देता है। शुक्र जनन जो नलिकाएं होती है सर्टोली सेल्स में, जो शुक्र टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसके सांद्रण को बढ़ा देता है क्या? ABP। LH क्या करता है? लीडक कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावण हेतु क्या करता है? उद्दीपित करता है। टेस्टोस्टेरोन के स्रावण हेतु क्या करता है? उद्दीपित करता है LH। ठीक है, इनहिबिन के बारे में बात करें तो अत्यधिक शुक्र जनन की अवस्था होती है, अग्रपीयूष को नेगेटिव प्रतिक्रिया देता है। शुक्र जनन को ये क्या करता है? कम करता है। इनहिबिन के बारे में बात करें तो अत्यधिक शुक्र जनन की अवस्था होती है, अग्रपीयूष को नेगेटिव प्रतिक्रिया देता है और शुक्र जनन को क्या करता है? ये कम करता है, इनहिबिट करता है। अब बात कर लेते हैं कॉपर्स ग्लैंड की। तो कॉपर्स जो ग्लैंड होते हैं एक जोड़ी होते हैं, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड इनको बोला जाता है। इसका स्राव मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है। जो मूत्र मार्ग होता है उसकी अम्लीयता को यानी कि एसिडिटी जो होती है, अम्लीयता को नष्ट कौन करता है? कॉपर्स ग्लैंड का जो स्राव होता है वो करता है। नोट के बारे में नोट है यहाँ पे, देखो एक तो होता है क्रिप्टोकॉर्डिज्म, सिडिज्म यानी कि क्रिप्टोरसिडिज्म। जब कभी वृषण वृषक कोष में उतर नहीं पाते हैं, जब कभी वृषण जो होते हैं वो
किस में उतर नहीं पाते हैं, वृषण कोश में उतर नहीं पाते, तो जन्म के समय भी उदर गुहा में वो बने रहते हैं। क्या होता है, जबकि फिर वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश में उतर नहीं पाते हैं और जन्म के समय भी वो उदर गुहा में बने रहते हैं, तो ऐसे वृषण ना तो परिवर्धित हो पाते हैं और ना ही उचित रूप से कार्य दर्शाते हैं। तो ऐसे वृषण जो होते हैं वो ना तो क्या होते हैं, परिवर्धित ही हो पाते हैं, यानी कि डेवलपमेंट भी नहीं होता है, और ना ही वो उचित रूप से कार्य भी कर पाते हैं। तो क्या इस जो ये जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं क्रिप्टोरचेजरडम। ठीक है, तो ये हो गया, हमने नर जनन तंत्र के बारे में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम मादा जनन तंत्र के बारे में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो ही जाएगा जहाँ तक है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।